हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का जीव विज्ञान। ठीक है ना। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है। और हमारे चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है। और नई वाली एनसीईआरटी के हिसाब से यह आपका अध्याय नंबर 5 होने वाला है। ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। ठीक है। और देखिएगा, जो लोग नए हैं उन्हें मैं बता देना चाहता हूँ कि यह हमारा कौन सा वीडियो लेक्चर होने वाला है। 19वां वीडियो लेक्चर होने वाला है इस चैप्टर पे। अगर आपने इससे पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उसे जाकर जरूर से देख लीजिएगा। ठीक है ना। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है पादपों में परिवहन। ठीक है। तो आज इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे पादपों में परिवहन आखिरकार कैसे होता है। ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो कि है क्या है, पादपों में परिवहन। ठीक है ना, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ठीक है। चलिए देख लेते हैं कैसे होता है। पादपों में जल तथा खनिज पदार्थों का मृदा से अवशोषण विसरण द्वारा संपन्न होता है। ठीक है। देखिए, जो पादप होते हैं, पादपों में जल तथा खनिज पदार्थों का मृदा से अवशोषण किस क्रिया द्वारा होता है? विसरण के द्वारा होता है। ठीक है। इसे आप क्या करिएगा, याद रखिएगा, विसरण द्वारा संपन्न होता है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं डिफ्यूजन। ठीक है। अगला पॉइंट क्या दिया गया है इसके बारे में, वो भी देख लेते हैं। इन पदार्थों के आंतरिक परिवहन हेतु संवहन ऊतक यानी कि वैस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं। देखिएगा, आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सम्मोहन ऊतक आखिरकार किसे कहते हैं। ठीक है ना। अगर आप लोगों को याद आ रहा होगा कि क्लास 9th में आप लोगों ने इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है। ठीक है ना, सम्मोहन ऊतक किसे कहते हैं। अगर नहीं पढ़ा है तो यहाँ पर भी उसके बारे में थोड़ा सी चर्चा की जाएगी। ठीक है। अगर आपको याद आ रहा होगा जाइलम और फ्लोएम के बारे में तो आपको पता ही चले जाएगा। ठीक है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। ये सम्मोहन ऊतक जल तथा खनिज लवणों के साथ ही खाद्य पदार्थों का परिवहन भी करते हैं। यानी कि जो आपके संवहन ऊतक होते हैं, यह जल और खनिज लवण का परिवहन तो करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ खाद्य पदार्थ यानी कि जो पादप बनाता है खाद्य पदार्थ, उसका भी परिवहन करते हैं। ठीक है ना। तब इतनी सारी बातें क्या करेंगे, हम लोग याद रखेंगे। और अगला पॉइंट भी ऐसे लिखा गया है कि पादपों में पाए जाने वाले संवहन ऊतक निम्न दो प्रकार के होते हैं। देखिएगा, यहाँ पर बात कर दी गई है। पहला क्या होता है आपका, जाइलम होता है, और दूसरा आपका होता है फ्लोएम। ठीक है ना। यही दो प्रकार क्या होते हैं, सम्मोहन ऊतक पाए जाते हैं पादपों में। ठीक है। और यही जिम्मेदार होते हैं किसके लिए, परिवहन के लिए। ठीक। तो चलिए पारी पारी से देख लेते हैं दोनों के बारे में। आखिरकार जाइलम होता क्या है और किस किस में मदद करता है। जाइलम, या इसे हिंदी में दारू भी बोलते हैं। ठीक है ना। जाइलम मृदा से प्राप्त जल एवं खनिज को जड़ से पादप के अन्य भागों तक पहुंचाता है। देखिएगा, जाइलम का क्या क्या काम होगा। जाइलम मृदा से प्राप्त जल और खनिज को जड़ से क्या करेगा, लेगा, और पादप के अन्य भागों तक क्या करेगा, पहुंचाएगा। ठीक है ना। यानी कि जो आपकी मृदा में जो जड़ें हैं वो क्या करती हैं, जल का अवशोषण करती हैं, और उसमें घुले हुए जो आपके क्या होते हैं खनिज पदार्थ, वो भी क्या होते हैं, साथ साथ चले जाते हैं। ठीक है ना। और दूसरा होता है आपका फ्लोएम, या हिंदी में से बोलते हैं पोषवाह। ठीक है। यह क्या करेगा, यह पत्तियों द्वारा बनाए गए खाद्य पदार्थों को पादप के सभी भागों तक पहुंचाता है। ठीक है। फ्लोएम का क्या करता है भाई साहब, जो पादप में जो आपका भोज्य पदार्थ बन रहा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। ठीक है ना। पीछे आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रकाश संश्लेषण, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसके ऊपर एक वीडियो बनी है, इसमें आप देख लीजिएगा। ठीक है ना। तो अगला अगला पॉइंट क्या है भाई साहब, अगला देख लेते हैं। अगली हेडिंग आपकी ऐसे है कि जल का परिवहन, यानी कि जल का परिवहन अब कैसे हो रहा है पादपों में, उसे हम लोग देखेंगे। ठीक है ना। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। मृदा से जल का अवशोषण पादपों की मूल में उपस्थित मूल रोम द्वारा होता है। ये मूल रोम मृदा के कणों के बीच फंसे केशिका जल को ग्रहण करते हैं। ठीक है। देखिएगा, जो आपके क्या होते हैं पादपों की जो मूल रोम होता है, क्या पाया जाता है उनमें, मूल रोम पाया जाता है, वो मृदा से कौन सा जल लेता है, केशिका जल को ग्रहण करता है। यह क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है ना, कि पादप कौन सा जल ग्रहण करते हैं, केशिका जल को ग्रहण करते हैं। मूल रोमों की कोशिका द्रव्य की सांद्रता व कोशिका द्रव्य का परासरण दाब मृदा के जल के परासरण दाब से अधिक होता है। ठीक है। देखिए, जो मूल रोमों के कोशिका द्रव्य की सांद्रता और कोशिका द्रव्य का परासरण दाब होता है, यह क्या होता है, जल के परासरण दाब से क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है ना। अब जब परासरण दाब से अधिक होगा तो आपको पता ही कि कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ क्या हो जाएगी, गति हो जाएगी। ठीक है ना। किसकी, जल की क्या होगी, गति होगी। परासरण दाब के बारे में आप लोगों ने इतना पढ़ा होगा। अतः जल इस उच्च दाब के कारण अर्ध पारगम्य प्लाज्मा झिल्ली से होकर अंतःशोषण द्वारा, किस प्रक्रिया द्वारा, अंतःशोषण द्वारा मूल रोम
कोशिका में प्रवेश कर जाता है। अब यहाँ से क्या करेगा, मूल रोम कोशिका में प्रवेश करेगा, मूल रोम कोशिका से जड़ों में जाएगा, ठीक है ना। ये जाहिर सी बात है, आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो देख लेते हैं आगे, आगे क्या है भाई साहब। तो आगे ऐसे लिखा गया है कि क्या लिखा गया है, अर्थात जल अनवरत गति से जड़ के जाइलम में जाता है और जल के स्तंभ का निर्माण करता है, जो लगातार ऊपर की ओर धकेला जाता है, ठीक है ना। देखिएगा क्या किया, जब मूल रोम से अंतः शोषण की क्रिया द्वारा क्या कहता है, मूल रोम में जल प्रवेश कर जाता है अंतः शोषण की क्रिया द्वारा, तो क्या होगा, इसका मतलब क्या है, जल अनवरत गति से क्या करता है, जाइलम में जाता है और क्या करेगा, जल स्तंभ का निर्माण करेगा, जो लगातार ऊपर की तरफ धकेला जाएगा और ऐसे क्या करता है, पूरे पादपों में क्या हो जाता है, जल का विसरण हो जाता है, यानी जल का परिवहन हो जाता है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आगे, आगे देख लेते हैं क्या दिया गया है। आगे दिया गया है मूल दाब यानी कि रूट प्रेशर। कभी कभी इसके बारे में भी क्या करते हैं, टिप्पणी लिखने के लिए पूछ लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। जड़ों के मूल रोमों, यहाँ पर गलती से लिख दिया गया है रोमों, ठीक है ना, द्वारा अवशोषित जल के कारण उत्पन्न हुए दाब को मूल दाब कहते हैं। मूल दाब के परिणाम स्वरूप जल तने में कुछ ऊंचाई तक चढ़ जाता है और यह क्रिया निरंतर चलती रहती है। देखिएगा, जो जड़ों के मूल रोमों, ठीक है ना, यहाँ पर क्या है, मूल रोमों द्वारा अवशोषित जल के कारण उत्पन्न हुए दाब को ही क्या कहेंगे, मूल दाब कहेंगे। और जो मूल दाब होता है, इसके परिणाम स्वरूप जो जल होता है कुछ ऊंचाई तक ही चढ़ता है, ठीक है ना। और जब ये क्रिया निरंतर चलती रहती है यानी कि लगातार चलती रहती है, तो इसे ही जल पूरी तरीके से ऊपर चढ़ा जाता है, ठीक है। और एक बात और याद रखिएगा आप लोग, किसके बारे में, रसारोहण के बारे में, एसेंट ऑफ सैप, इसके ऊपर भी पूछ लिया जाता है टिप्पणी लिखने के लिए। तो है क्या है, यहाँ पर दिया गया है, पादपों में मृदा से जल तथा खनिज लवण मूल द्वारा अवशोषित होकर जाइलम ऊतक की सहायता से तने में होते हुए पत्तियों तक पहुंचते हैं। इस क्रिया को रसारोहण कहते हैं, ठीक है। रसारोहण जाइलम द्वारा होता है, ठीक है। तो इसे क्या करिएगा आप लोग, याद रखिएगा। एक बार फिर से मैं पढ़ देता हूँ कि पादपों में मृदा से जल तथा खनिज लवण मूल द्वारा अवशोषित होकर जाइलम ऊतक की सहायता से तने में होते हुए पत्तियों तक पहुंचते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं, रसारोहण कहते हैं। और क्या याद रखेंगे आप, रसारोहण जाइलम द्वारा होता है, ठीक है। यह बहुविकल्पी में कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बहुत ही जल्द ही, ठीक है ना।